हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू दी आई थिंक लास्ट लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यार हम लोग कुछ सवाल तो आज करेंगे ही, बट एक दो चीज हमारे लोग का बचा हुआ था, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। नहीं, और साइक्लिक प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी तो थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है साइकिल में होना। साइकिल में होना माने जहां से स्टार्ट किए वापस से वहां। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम। फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम। सिस्टम इज सेम मतलब अगर तुम ग्राफिकली चीजों को दिखाना चाहो तो लेट्स से ये पीवी डायग्राम है। तो कोई सिस्टम का गैस किसी सिलेंडर में भरा हुआ है या किसी कंटेनर में भरा हुआ है, यहां से चला, उसको हम एक्सपैंड कर दिए, यहां तक लाए ए से बी तक, और फिर किसी दूसरे रास्ते से हम या से भी रास्ते से भी ला सकते थे, बी से ए पे ले आए। तो ए से बी पे तो गया, लेकिन बी से वापस ए पे आ गया, तो क्या हो गया, चक्कर कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो दिस प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। या फिर अगर मान लीजिए यहां से चला ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो फिर क्या कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो। जरूरी नहीं है कि 4 स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में भी हो सकता है, बट जहां से चला वापस से वहीं पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस इज साइक्लिक। जैसे कि ऐसे गया और फिर वापस ऐसे आ गया। तो इस तरीके का जो अगर कोई प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। इनिशियल और फाइनल स्टेट इज सेम। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, इसमें से कौन सा चीज है, मतलब हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, इस तीनों में से कौन सा चीज है जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करता है? डेल्टा यू। वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे निर्भर करता है, पाथ पे निर्भर। तो एक डेल्टा यू का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा F/2 NR। साइक्लिक प्रोसेस का हॉलमार्क का ये है कि डेल्टा टी इज 0, जहां से चला वहीं वापस आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में पहला जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इन अ cyclic process the change in internal energy, change in internal energy, that is delta u is 0. Delta u is that okay? In a cyclic process change in internal energy is 0. Clear? और हम लोगों को ये बात पता है सर कि साइक्लिक प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा। सिंस डेल्टा यू ही 0 हो गया तो डेल्टा क्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। इज दैट ओके? तो किसी साइक्लिक प्रोसेस में जितना वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू दी हीट सप्लाइड, हीट एक्सचेंज मतलब रिलीज, डेल्टा डब्ल्यू के साइन पे नेगेटिव निर्भर करेगा। यस और नो? अगर एक्सपेंशन हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ है तो हीट सप्लाई किया गया होगा, अगर कंप्रेशन हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो हीट रिलीज होगा। इज दैट ओके? डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू इन अ साइक्लिक प्रोसेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम चाहेंगे कि ये सब बात आप नोट कीजिए और फिर थोड़ा और बात करेंगे इसमें हम लोग। साइक्लिक प्रोसेस का कुछ और बात है। साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ना, उसमें एक चीज डिफाइंड होता है, सुन मेरी बात, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, एक बार एक्सपेंशन होगा तो फिर कंप्रेशन भी होना पड़ेगा।
तो साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी जो होता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम ही सोचो कि बहुत सारा इंजन उंजन होता है ना, तुम लोग बाइक वाइक चलाते हो, कितने लोग बाइक चलाते हो? रुक जाओ ना, देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। हाँ, जानते हो बाइक वाइक में जो बाइक चलता है, बाइक या मान लीजिए गेहूं वेहूं पिसाने के लिए मशीन वशीन देखते होगे, ज्यादातर जो मशीन होता है उसमें कुछ इस प्रकार का बनावट होता है। यहाँ पे एक पिस्टन होता है, सिलेंडर है ना, और ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक। इस गैप से हम लोग इसमें क्या इन्फ्यूज करते हैं, जो डीजल है, पेट्रोल है, जो भी आपका ईंधन है वो इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक। और वहाँ उसको गैस के साथ मिक्स भी रहता है, कार्बोरेटर में ये मिक्सिंग का काम होता है, ठीक। अब उसके बाद जब हम इसको पहला बार इसे किक मारे तो ये कंप्रेस हुआ और साथ के साथ यहाँ पे एक स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क जनरेट किया, ठीक। वो स्पार्क जनरेट किया तो यहाँ पर क्या लग गया, आग। अब आग लग गया तो ये उसके बाद जब हम ये इसको और कंप्रेस किए तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। कई बार तो इग्निशन हाई प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, वहां से भी इग्निशन हो जाता है। ये इग्नाइट हो गया। अब क्या होगा कि जो भी फ्यूल है वो बर्न करेगा तो बहुत सारा धुआं निकलेगा, तो ये फिर क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। ये क्या करेगा, और जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये ऊपर जाएगा। ये मोशन ऐसे ही अप डाउन ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो बनावट होता है, ये इंजीनियरिंग कुछ ऐसा होता है कि ये अप डाउन होता है तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमता है, उसके कारण जो है चक्का गोल गोल घूमने लगता है। दैट ओके। और फिर उसके बाद हम यहाँ से फिर अगला पहिया पे चेन वेन लगा देते हैं और ऊपर में हम लोग बैठ भी जाते हैं, ठीक है। तो बाइक वाइक चल रहा है। दैट ओके। सो इसमें भी क्या इन्वॉल्व है, एक साइकिल इन्वॉल्व है कि पहले कंप्रेस हुआ, जहां से चला था वहां से कंप्रेस हुआ, फिर बाद में जहां पे एक्सपेंड होकर के जहां पर से चला था वहीं पे वापस आ गया, है ना। इस पूरे प्रक्रिया में हमारा अपना इनपुट क्या था, हमने क्या दिया, खर्चा क्या हुआ, मेरा क्या खर्चा हुआ, फ्यूल खर्चा हुआ। तो फ्यूल का जो खर्चा होता है उसको हम लोग मापते हैं डेल्टा क्यू से, कि 1 ग्राम फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू इतना है। मान लीजिए 1 ग्राम फ्यूल जलने से 100 जूल हीट निकल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 100 ग्राम फ्यूल खर्चा हो गया, मतलब 10,000 जूल हीट हम उसको दे दिए। तो इनपुट हमने क्या दिया, इनपुट क्या हुआ हमको, डेल्टा क्यू। इनपुट इज डेल्टा क्यू। जो हमने हीट दिया उस हीट के एवज में हमको यहाँ पे क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। क्या मिला, जो कि वर्क से ही आया। जो कहां से आया, वर्क से ही आया। तो आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट क्या मिला हमको, वर्क डन। आउटपुट क्या मिला हमको, वर्क डन, है ना। अच्छा, जो हम इनपुट दिए वो हीट तो सप्लाई किए, वो हीट तो जो हम हीट सप्लाई किए वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं। कुछ हीट जो होगा वो रिलीज भी होगा। तो हमारा लिए जितना हमने इनपुट दिया वो सारा का सारा हमको आउटपुट में मिलेगा क्या, नहीं। कुछ तो हीट रिलीज भी होगा। लेकिन जब हम एफिशिएंसी का बात करते हैं तो एफिशिएंसी का बेसिक मतलब क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में क्या समझ है। एफिशिएंसी मतलब क्या, जो आउटपुट हमको मिला और जो इनपुट हम दिए उसका रेशियो, उसका। तो एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट अगर मिल रहा है तो हमारा एफिशिएंसी ज्यादा है। मान लीजिए 100 जूल हीट दिए और वर्क हमको 80 जूल का मिल रहा है, तो 80% एफिशिएंसी है ना। मेरा बात समझ में आया। अगर हम लोग इसी का परसेंटेज एफिशिएंसी देखें तो दैट इनटू 100%। व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस इज डेल्टा डब्ल्यू। पूरे साइकिल के दौरान कितना वर्क हमको मिला। तो एफिशिएंसी जो होगा, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू साइकिल। और ये आउटपुट हो गया। इनपुट क्या हुआ, पूरा हीट जो रिलीज हुआ और जो सप्लाई किए वो, या सिर्फ सप्लाई किए वो। हमारा इनपुट क्या है,
जो सप्लाई किए, बाद में कुछ इन्वायरमेंट में चला गया, दैट इज योर लॉस, दैट इज योर। तो तुम्हारा इनपुट क्या हुआ, डेल्टा क्यू सप्लाई। और अगर एफिशिएंसी तुम मापोगे तो इसी दोनों के रेशियो से ना मापोगे। एफिशिएंसी का मतलब जो हमको मिला और जो हम खर्चा किए उसका रेशियो। तो खर्चा किए वो क्या है, हीट हमने दिया, जो हीट रिलीज हुआ उसको हम यूज नहीं कर पाए, दैट ओके। तो आउटपुट बाय इनपुट इज एफिशिएंसी, है ना। आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100% इज परसेंटेज एफिशिएंसी। तो आउटपुट क्या हुआ, पूरे साइकिल में कितना वर्क मिला, इनपुट किया, जिस स्टेप में मैंने हीट दिया बस उस हीट सप्लाइड। इनपुट इज ओनली हीट सप्लाई, हीट रिलीज इज नॉट इनपुट। तो किसी भी साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है वो एफिशिएंसी होता है वर्क डन इन दी साइकिल, वर्क डन इन दी साइकिल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड जो भी स्टेप होगा, मान लीजिए एक स्टेप, दो स्टेप, 4 स्टेप, जो भी स्टेप है उसमें से कुछ स्टेप में हीट सप्लाई हो रहा होगा और कुछ स्टेप में हीट रिलीज हो रहा होगा, है ना, या हीट जीरो होगा। तो हमने जिसमें हीट सप्लाई किया बस वही वाला मेरा इनपुट है, दैट इनटू 100% इज योर परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, इज दैट ओके। ये बेसिक बात हो गया, इसको पहले नोट कर लो। ये पिछला वाला तो नोट कर ही लिए थे, अरे नहीं किया, ये वाला नोट नहीं किया, हमारे वो करेंगे हम, हाँ। तो अब ये वाला आप नोट करो और इस पे बेस्ड हम एक साइकिल बना करके उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। बहुत लाइट नहीं है, एक कोई साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। सुनिएगा, a monoatomic gas undergoes the following cyclic process। सबसे सिंपलेस्ट हम लोग बना रहे हैं, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। ए बी सी डी, ठीक। यहाँ पे प्रोसेस पी नॉट, ये 2p नॉट, ये वॉल्यूम वी नॉट और ये 2v नॉट, ठीक। इस साइक्लिक प्रोसेस का हम लोगों को एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, ओके। तो बस आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद तो काम हम ही करेंगे। हेलो बउआ, एक बात बताओ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन दी साइकिल बाय हीट। तो एफिशिएंसी जो होगा वो होगा डेल्टा डब्ल्यू साइकिल बाय डेल्टा क्यू सप्लाइड, डेल्टा क्यू सप्लाइड की डेल्टा क्यू साइकिल, जिस स्टेप में हीट सप्लाई हुआ उसी स्टेप का हीट लेंगे, है ना, इनटू 100%। अब एक बार बताओ, डेल्टा डब्ल्यू तो सिंपली आ जाएगा कितना, एरिया अंडर संयोग से पीवी कर्व जो है वो सुंदर है, एक रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है वी नॉट और विड्थ कितना है पी नॉट। तो एरिया हो जाएगा पी नॉट इंटू वी नॉट, दैट इज योर डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज योर डेल्टा डब्ल्यू, दैट ओके। उसके बाद हीट सप्लाइड के लिए देखेंगे, सुनना मेरे, हेलो। अब हमको देखना है कि किस किस स्टेप में हीट सप्लाई हो रहा है। ए से बी जो है वो कैसा प्रोसेस है, ए से बी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट भर लो, प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू एन सीपी डेल्टा टी, यस और नो, एन सीपी
तो ये क्या हो जाएगा N इंटू मोनो एटॉमिक गैस है ना, तो 5/2R इंटू डेल्टा टी। अच्छा 5/2 को बाहर कर लेंगे तो बच क्या जाएगा NR डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू P फाइनल V फाइनल इज 4 P नॉट V नॉट है ना, माइनस P इनिशियल V इनिशियल इज 2 P नॉट V नॉट। इज दैट ओके? ये पहला स्टेप में हो गया। ये पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब हीट सप्लाई किए कि रिलीज हुआ? सप्लाई किए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो। दूसरा, अगर मान लो कि एनसीपी डेल्टा टी नहीं याद हो तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो यहां से यहां तक में P इंटू वी बढ़ा की घटा? बढ़ा ना। यहाँ पे P इंटू वी क्या है 2 P नॉट वी नॉट, और यहाँ पे P इंटू वी क्या है 2 P नॉट इंटू 2 वी नॉट 4 P नॉट वी नॉट। तो P इंटू वी बढ़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तो ए से बी में डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू, और एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू भी, तो दोनों का सम भी, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव। वो दिख भी रहा है हमको, कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हीट सप्लाई हुआ। यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे, हीट इज सप्लाइड। सप्लाई होगा तभी कैलकुलेट, तभी उसी का हम यूज करेंगे, रिलीज होगा तो उसको यूज नहीं करेंगे। अब जरा थोड़ा बताओ बी से सी कैसा प्रोसेस है सर? बी से सी कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। बी से सी कैसा प्रोसेस है? तो आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक में डेल्टा क्यू क्या होता है? NCV। कहो हाँ, बोलो। मोनोएटॉमिक गैस है ना, CV कितना 3/2R, तो ये हो जाएगा N इंटू 3/2R डेल्टा टी, तो 3/2 इंटू NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल माइनस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू ए बी था, अब ये क्या आ रहा है डेल्टा क्यू बी सी, तो ये लिख लो 3/2 P फाइनल V फाइनल। यहाँ पे P फाइनल V फाइनल कितना होगा, P नॉट इंटू यस और नो, माइनस P इनिशियल V इनिशियल। P इनिशियल कितना 2 P नॉट इंटू 2 P नॉट इंटू 2 V नॉट। देखो तो ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? कैलकुलेट करते ये -4 और +2, तो क्या हो गया -2, 2 कट गया, तो -3 P नॉट V नॉट। तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो हीट सप्लाई हुआ कि रिलीज हुआ? तो इसमें हीट क्या हो गया, सप्लाई हो गया, इसमें रिलीज हो गया। नहीं, तो हमको AB का जरूरत होगा कि BC का? AB का जरूरत पड़ेगा, BC से कोई मतलब, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। अब आते हैं CDP। अब आते हैं हम कहा है, अच्छा हाँ ठीक कर रहे, डेल्टा क्यू साइकिल का नहीं निकालना था। उसके बाद अरे अगला प्रोसेस कौन सा, C2D, यस और नो? बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। C2D में जरा बताओ, C2D कैसा प्रोसेस है? प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है ना। क्या होगा डेल्टा क्यू, NCP, तो N इंटू 5/2R डेल्टा, यस और नो। 5/2R क्यों, मोनोएटॉमिक गैस है, तो ये कितना हो गया 5/2 इंटू NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी इज व्हाट, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। P फाइनल V फाइनल कितना, P नॉट V नॉट, अब P इनिशियल V इनिशियल कितना 2 P नॉट इंटू 2 V नॉट इंटू P नॉट, 2 V नॉट इंटू P नॉट। तो ये निगेटिव हो गया ना, इसको भी हमको यूज नहीं करेंगे, हालांकि लिख लेते हैं। ये कितना हो गया बउआ,
-5/2 पी नॉट इंटू वी नॉट, -5/2 पी नॉट इंटू वी नॉट। यस और नो? ये भी मेरे काम का, इसमें भी हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है नहीं। अच्छा, अब हमको कौन सा स्टेप देखना पड़ेगा, डी ए, डी टू ए कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लगातार है ना। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, एन सी भी, तो एन इंटू 3/2 आर इंटू 3/2 बाहर आ गया तो हो गया एन आर डेल्टा टी। क्या होता है, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। व्हाट इज पी फाइनल वी फाइनल, 2 पी नॉट इंटू वी नॉट। यस और नो? और माइनस व्हाट इज पी इनिशियल वी इनिशियल, पी नॉट इंटू, कहो हाँ। तो ये कितना हो गया, 3/2 पी नॉट वी नॉट। पॉजिटिव आया क्या, मतलब इसमें भी हम लोग हीट सप्लाई किए। यस और नो? कोई दिक्कत? अब साइकिल का हम लोग को क्या निकालना है, एफिशिएंसी। साइकिल का क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू साइकिल बाय डेल्टा क्यू सप्लाई। तो डेल्टा क्यू सप्लाई किस किस में हुआ है, ए से बी और सी से नहीं, डी से ए से बी और डी से। तो डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू डी ए, डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू डी ए इंटू 100%। डेल्टा डब्ल्यू साइकिल कितना आया था, एरिया अंडर कर्व था नहीं, पी नॉट वी नॉट। तो डेल्टा डब्ल्यू साइकिल की जगह पे हम लोग लिख दिए हैं पी नॉट वी नॉट। अच्छा, ए बी वाला डेल्टा क्यू कितना आया था, ए बी वाला डेल्टा क्यू देख लो कितना आया था, 5 पी नॉट वी नॉट हो गया ना। सही की गलत, 2 पी नॉट वी नॉट बाई 2, 2 कट गया तो 5 पी नॉट वी नॉट। तो यहाँ वाला डेल्टा क्यू जो हो गया वो हो गया 5 पी नॉट वी नॉट। अब प्लस ये वाला डेल्टा क्यू कितना हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 3/2 इंटू, कहो हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2/13 गुने 100%। तो दैट इज 200/13%। दैट इज योर एफिशिएंसी, दैट इज योर ऑफ साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज 200/13%। सही की गलत, पक्का पक्का समझ में आया? सिंपल है कि कठिन है? सिंपल तो नहीं है बट लेकिन थोड़ा कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इधर हो गए, चलो छापो सर, लिखिए, लिख लीजिए। झमेला यही है कि पूरे साइकिल का अगर डेल्टा क्यू बोलता, पूरे साइकिल का डेल्टा क्यू बोलता तो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आया था, लेकिन पूरे साइकिल का डेल्टा क्यू नहीं है। कौन सा है, सप्लाइड वाले का। तो देखना पड़ेगा कि सप्लाई वाले में कौन कौन सा है। हाँ जी सर, एक सवाल वही साइक्लिक प्रोसेस का है। एक डायटोमिक गैस है सर, ठीक, उसको यहाँ से शुरू किए, ए से बी गया और बी से सी गया और सी से फिर वापस ए पे आ गया, इस प्रोसेस में। ठीक, तो आपको पूछा गया है कि इस पूरे साइकिल का एफिशिएंसी बताओ। ठीक, अब यार इसमें 2 स्टेप तो तुमको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक आइसोकोरिक है और दूसरा, लेकिन ये वाला प्रोसेस समझ में, तो डेल्टा क्यू के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास एनसी डेल्टा टी नहीं है डायरेक्ट, तो उसके लिए क्या करोगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा, करके देखो, वर्क डन तो डायरेक्ट आ जाएगा। सवाल ज्यादा कठिन रहा नहीं, काहे, इसलिए क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू साइकिल का तो ट्रायंगल के एरिया से आ जाएगा और हीट सप्लाइड वाला स्टेप ढूंढना है। अब हीट सप्लाइड में यहां से यहां तक में अगर देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, यहां से यहां तक में टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, बढ़ा, काहे, पी इंटू वी, यहां था पी नॉट वी नॉट, यहां पे कितना हो गया 2 पी नॉट वी नॉट, तो पी इंटू वी बढ़ा, पी इंटू वी इज एन आर टी, तो पी इंटू वी बढ़ा तो टेम्परेचर भी, और टेम्परेचर बढ़ा, प्रोसेस कैसा है यहां से यहां तक आइसोकोरिक, तो डेल्टा क्यू एन सी भी डेल्टा टी, डेल्टा टी पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव, इसमें हीट सप्लाई होगा। बी से सी कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक, अब पी इंटू वी बढ़ा कि घटा, बढ़ा, यहाँ पे 2 पी नॉट वी नॉट, यहाँ पे कितना है
टू पी नॉट इंटू टू वी नॉट दैट इज 4 पी नॉट वी नॉट। तो पी इंटू वी का प्रोडक्ट बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया। और आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव। तो ए बी में भी हीट सप्लाई हुआ, बी सी में भी हीट सप्लाई हुआ। सी ए में क्या होगा, सी ए में देखोगे तो डेल्टा डब्ल्यू जो है, मतलब इसको दो स्टेप में करना पड़ेगा क्योंकि स्टेप प्रोसेस तो हमको मालूम नहीं है ना, तो आइसोबारिक है ना तो आइसोकोरिक है। तो इस प्रोसेस में देखो तो गैस एक्सपेंड हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा, हाँ या ना। और टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, पी इंटू भी घट रहा है ना, यहाँ पे 4 पी नॉट वी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट वी नॉट है, तो पी इंटू भी घटा तो टेम्परेचर भी घटा, टेम्परेचर घटा तो डेल्टा यू नेगेटिव, और कंप्रेस हुआ तो डेल्टा डब्ल्यू भी नेगेटिव। डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी। तो यहां से यहां तक में हीट सप्लाई होगा कि हीट इजेक्ट होगा, ये बात क्लियर हो गया। तो अगर हमसे पूछेगा एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू साइकिल अपॉन डेल्टा क्यू सप्लाइड इंटू 100%, है ना। साइकिल का डेल्टा डब्ल्यू साइकिल और हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा, हीट सप्लाइड कौन कौन सा होगा, डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी इंटू 100% इंटू, इज दैट ओके, यस और नो। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले। देखो डेल्टा डब्ल्यू साइकिल तो सिंपली एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। कितना, एरिया अंडर कर्व हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ ये बेस कितना पी नॉट, हाइट कितना, तो साइकिल का वर्क कितना हो जाएगा, हाफ पी नॉट इंटू वी नॉट। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा हाफ पी नॉट वी नॉट, दैट इज योर डेल्टा डब्ल्यू साइकिल। कोई दिक्कत। और डेल्टा क्यू जो होगा, तो डेल्टा क्यू कौन कौन सा हमको निकालना है, ए बी और बी सी। ए बी का डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी। गैस कैसा है, ए भाई सुन लो ना यार, तुम ये गधा हो गया बिल्कुल, तुम तो अच्छा लड़का हुआ करते थे। सी भी कितना होगा, डाई एटॉमिक गैस, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5/2 आर डेल्टा टी, तो ये कितना हो गया 5/2 इंटू एन आर डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल तो दिया नहीं, लेकिन एन आर डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो यहां से यहां तक में कितना हो जाएगा बउआ, 2 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट, तो दैट इज 5/2 पी नॉट वी नॉट का हुआ। हाँ, ये भी हो गया डेल्टा क्यू। उसके बाद डेल्टा क्यू बी सी, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बी सी जो होगा, डेल्टा क्यू बी सी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस का डेल्टा क्यू क्या होता है, एन सी पी, डायटोमिक गैस है, सी भी 5/2 आर, लेकिन सी पी, तो ये हो जाएगा एन इंटू 7/2 आर डेल्टा, 7/2 को ले लो बाहर और आ गया यहाँ पे एन आर, तो एन आर डेल्टा टी मतलब पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये कितना हो गया 7/2 इंटू पी फाइनल वी फाइनल कितना 2 पी नॉट इंटू 2 वी नॉट, कहो हाँ, माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल कितना 2 पी नॉट इंटू वी नॉट, यस और नो। तो ये जो चीज आएगा 7/2 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज 2 पी नॉट वी नॉट, 2 कट गया, तो ये हो गया 7। क्या हमको सीए प्रोसेस के बारे में कुछ सोचना है, हमको पता है कि यहाँ पे हीट क्या हुआ है, इजेक्ट, तो एफिशिएंसी में इसका कोई यूज, अगर इसके इस सीए वाले प्रोसेस में डेल्टा क्यू निकालने बोलेगा तो हम अलग से कर देंगे, बट अभी जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी इज डेल्टा डब्ल्यू
साइकिल अपॉन डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी इंटू 100%। डेल्टा डब्ल्यू साइकिल कितना था बउआ? हाफ पी नॉट वी नॉट, तो यहाँ पे रख देते हैं हाफ पी नॉट वी नॉट। ए बी का हीट कितना था? ए बी वाले का हीट कितना था? 5/2 पी नॉट वी नॉट, तो यहाँ पे ए बी का हीट लिख लेते हैं 5/2 पी नॉट वी नॉट। अब प्लस बी सी का हीट कितना था सर? 7 पी नॉट वी नॉट, तो ये हो जाएगा 7 पी नॉट वी नॉट इंटू 100%। इज दैट ओके? तो ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे में बच जाएगा 19 आएगा 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100/19%। ये हो गया परसेंटेज एफिशिएंसी और फ्रैक्शनल एफिशिएंसी 1/19। इज दैट ओके? समझ में आया? छाप लो जल्दी। कठिन है थोड़ा? कठिन नहीं है, मतलब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। घर जाकर एक सवाल है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज द प्रोसेस, सोन प्रोसेस ए से बी तक स्ट्रेट लाइन पाथ से 3 पी नॉट वी नॉट से 6 पी नॉट सॉरी वी नॉट 3 पी नॉट से 5 वी नॉट 6 पी नॉट तक स्ट्रेट लाइन से। ठीक, इस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा ये बताना है। आपको पता है ना मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे देखिएगा, वापस से हम आपको दिखा देते हैं, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को हम लोग लिख देंगे एन सी डेल्टा टी, डेल्टा यू को लिख देंगे एन सी भी डेल्टा टी और डेल्टा डब्ल्यू को इंटीग्रेशन पी डीबी या एरिया अंडर पी भी कर। यस और नो? यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी भी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय एन डेल्टा टी। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आई थिंक कि आपसे ये सवाल बन जाएगा। नहीं, देखिए जरा करके देखे क्या? ज्यादा कठिन तो है नहीं, हम तो मेन बात तो तुमको बता ही दिए। ये C बराबर सी वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई एन डेल्टा टी होगा ना? हेलो, हाँ ये तो बता ही दिए ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये डायटोमिक गैस है कि मोनोटोमिक गैस है? तो CV का वैल्यू तुमको मालूम है? CV कितना है? CV इज 3/2R नहीं, और वर्क डन जो होगा डेल्टा डब्ल्यू दैट इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब क्या? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना? 3 पी नॉट प्लस 6 पी नॉट इनटू हाइट। हाइट कितना? 4 वी नॉट। तो ये वर्क डन कितना हो गया बउआ? 9 चौका 18 पी नॉट वी नॉट। अच्छा, अब हमको चाहिए डेल्टा टी। अच्छा, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू NR डेल्टा T। P फाइनल V फाइनल कितना है? 6 P नॉट इंटू 5 V नॉट माइनस P इनिशियल V इनिशियल कितना है? 3 P नॉट इंटू V नॉट। N कितना है? 1 इंटू R इंटू डेल्टा T। सो हाउ मच इज डेल्टा T? 30 माइनस 3 दैट इज 27 P नॉट V नॉट बाई R। 27 P नॉट V नॉट बाई दैट इज योर डेल्टा टी, दैट इज योर। C का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हुए हैं जरा देखो। C का फॉर्मूला बताए हुए हैं सी भी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई एन डेल्टा टी। सी भी कितना है? 3/2R, तो सी भी की जगह पे 3/2R। डेल्टा डब्ल्यू कितना है बउआ? 18 पी नॉट वी नॉट, तो यहाँ पे रख देते हैं 18 पी नॉट वी नॉट। और डेल्टा टी कितना आया है? 27 पी नॉट वी नॉट बाई आर। तो 27 पी नॉट वी नॉट बाई आर, और नंबर ऑफ मोल कितना है? 1।
नंबर ऑफ मोल कितना है 1, इज दैट ओके? सब कुछ खत्म, कितना आ गया 3/2r प्लस 18/27r, दैट इज 3/2 प्लस 2/3r, नहीं तो ये 6 हो जाएगा, 9 प्लस 4r, तो दैट इज 13/6r, दैट इज योर सी, दैट इज योर, इज दैट ओके? तो सर ये चीज लिख लीजिए, ओके? थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ और भी, इसको जल्दी लिखो, ये वाला पहला पेज लिखो, फिर सेकंड पेज लिखना। ये तो हो गया डेल्टा CV का और डेल्टा W और डेल्टा T का कैलकुलेशन, ये ना। अब यहाँ पर सब कुछ पुट कर दो, है ना, तो C आ जाएगा 13/6r। जल्दी यार सुनो मेरी बात, जो कार्नोट साइकिल को हटा दिया गया है, ठीक है, नीट के सिलेबस से, जेईई मेन के सिलेबस से क्या स्टेटस है उसमें? उसमें भी कार्नोट साइकिल हटा दी, वो तो पुराने साल का होगा। तो लेकिन अगर तुमको सेकंड लॉ पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें बोलना ही पड़ेगा कि कोई हीट इंजन है या कोई मशीन है जो कि एक जगह से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट करता है, तो तुमको थोड़ा हीट इंजन का आइडिया लेना पड़ेगा, मशीन हीट को कैसे वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो इन जनरल हम एक तुमको बता देते हैं, हीट इंजन। हीट इंजन जीवन में तुम भिन्न भिन्न जगहों पे देखते हो, है ना, जैसे कि तुम्हारा जितना भी बाइक है, कार है, ये सब क्या है? हीट इंजन है ना। या फिर बहुत सारा मशीन देखते होगे जो कि गेहूं का चक्की वाला मशीन सब है, गेहूं पीसता है वगैरह वगैरह, जो भी दुनिया जहान के जितना भी मशीन है ना, जिसमें तुम डीजल पेट्रोल डालते हो और फिर वहां से तुमको वर्क मिलता है या काइनेटिक एनर्जी मिलता है, वो हीट इंजन है, ठीक है? डीजल पेट्रोल क्या करता है? जल करके हीट देता है ना, और उस हीट का हम लोग उपयोग करके कुछ वर्क करते हैं, ठीक है? तो हीट इंजन में होता क्या है कि जनरली जैसे तुम देखोगे कि हम तुमको अभी बताए थे ना कि ऐसे एक सिलेंडर है और इसमें पिस्टन है, इसमें पिस्टन है, और बाहर में यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी छोड़े रहते हैं ताकि जब पिस्टन ऊपर जाए तो यहाँ से जो गैस है वो बाद में एग्जॉस्ट होके बाहर भी निकले, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं किसी सैफ्ट से, ठीक है? और फिर इस सैफ्ट का यहाँ पे फिर इंजीनियरिंग होता है कि बॉल बेयरिंग सिस्टम कुछ कुछ लगा करके ये सैफ्ट ऐसे ऐसे घूमे, ये ऐसे ऐसे घूमे, ये ऐसे ऐसे घूमे, और उसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो जाए चक्के का, ठीक है? तो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर जब भी फ्यूल जलेगा, यहाँ पर जब भी फ्यूल जलेगा तो इस जगह पे एक टेम्परेचर आएगा, हायर टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स, जो कि हाई टेम्परेचर पे होगा, इज दैट ओके? और फिर जब ये जल जाएगा, जब ये जल जाएगा तो फिर ये एक्सपैंड करेगा गैस, और एक्सपैंड करके फिर ये बाहर, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो इस प्रक्रिया में हमको कुछ वर्क मिला एक्सपेंशन में, है ना, और फिर वर्क होने के बाद कुछ गैस यहाँ से रिलीज भी हुआ। इनफैक्ट इसका वॉल भी इन्वायरमेंट में ही है, जो कि जैसे यहाँ पे हायर टेम्परेचर है वैसे यहाँ पे लोअर टेम्परेचर TL, TH इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स और TL इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो TH इज ग्रेटर देन TL। ये हायर टेम्परेचर पे यहाँ पे आग लगा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ये सोर्स है, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट जो है दैट इज सिंक है, जो कि लोअर टेम्परेचर पे है। तो मेरा कुछ हीट जो होगा सोर्स से सिंक में जाएगा, जो कि तुम्हारा लॉस है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो। यहाँ से तुमको कुछ हीट मिल रहा है, उस हीट का कुछ हिस्सा तुमको वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, उस वर्क को तुम यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पा रहे हो, और फिर कुछ हीट जो है सो एनवायरमेंट में जा रहा है। इस प्रकार का जो भी सिस्टम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट इंजन। इस प्रकार का जो भी सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन में एक होता है सोर्स, एक होता है जहां पर भी तुम्हारा फ्यूल जल रहा होगा, ईंधन जल रहा होगा, दैट इज योर सोर्स, और वो जो होगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा, वो वहां से कुछ हीट चलेगा, वहां से कुछ हीट मिलेगा तुमको Q1, और Q1 हीट को, उस हीट का की वजह से कुछ एक्सपेंशन होगा,
है ना सिस्टम का। और एक्सपेंशन जब होगा तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक मशीन या इंजन, है ना। ये मशीन क्या करेगा, कुछ तुमको यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करके मतलब तुमको यहाँ पे कुछ वर्क देगा। दैट ओके, दिस इज वर्क W। ये क्या हुआ, हीट तुमने सप्लाई किया, तुमने हीट सप्लाई किया, इज दैट ओके। और तुम जितना हीट सप्लाई किए वो सारा का सारा तुमको वर्क नहीं मिलेगा। कुछ हीट जो होगा वो एनवायरमेंट में भी जाएगा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है सिंक, और वो लोअर टेम्परेचर पे होगा। इज दैट ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी। तो इस प्रकार का जो मशीन होता है, जो हायर टेम्परेचर से सोर्स, जो हायर टेम्परेचर पे जो सोर्स है वहां से हीट को लेता है, उस हीट का कुछ हिस्सा को वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बाकी हिस्सा को एनवायरनमेंट में सिंक में भेज देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। और इसमें जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी जो होगा, दिस एफिशिएंसी इज वर्क डन इन द साइकिल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड इनटू 100%। इज दैट ओके। एनर्जी कंजर्वेशन से देखोगे तो Q1 जो होगा वो W प्लस Q2 होगा। यही एनर्जी का, यही हीट का कुछ हिस्सा वर्क में गया और कुछ W में गया। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है दैट इज योर W बाई Q1 इंटू 100%। और तुम चाहो तो W की जगह पे कितना लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू what is Q2, the heat released to the environment, and what is Q1, heat supplied to the system. Is that okay? So that is your efficiency। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, सुनिएगा मेरी बात। इस तरीके का एक बहुत ही फेमस इंजन है, हम डिटेल कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, बट एक बहुत ही फेमस इंजन है, दैट इज कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो होता है, कार्नोट इंजन में जो, अच्छा हम लोग जो यहाँ वर्क प्राप्त करेंगे वो अलग अलग प्रोसेस का कर सकते हैं। हो सकता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस वर्क विल वेरी, और वर्क वेरी करेगा तो एफिशिएंसी भी वेरी करेगा। तो एक कार्नोट इंजन होता है। कार्नोट इंजन में कैसे, कार्नोट इंजन कैसे काम करता है समझिएगा मेरी बात। उसमें कोई गैस को हम इनिशियली किसी स्टेज पे रखते हैं, ठीक, पॉइंट ए पे। यहां से हम लोग गैस को एक्सपेंड करते हैं। कैसे, एक मिनट, इसको पहले हम लोग एक्सपेंड करते हैं। कैसा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेंड करते हैं। कैसा एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, बी तक लेके आए। अब फिर से हम लोग कैसा एक्सपेंशन करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और कहाँ पहुंच जाते हैं, सी पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। और ये फिर से कंप्रेशन जो होता है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। और फिर उसके बाद एक बार और कंप्रेशन करते हैं, और ये कैसा होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और गैस जो होगा वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। इज दैट ओके। तो अब हम लोग इसमें जो एफिशिएंसी लिखेंगे वो लिखेंगे डेल्टा W साइकिल डिवाइडेड बाय डेल्टा Q सप्लाइड इनटू 100%, है ना। इज दैट ओके। अब तुम एक बार बताओ, डेल्टा W साइकिल तो ठीक है, मतलब चारों स्टेप का डेल्टा W लिख सकते हैं। कौन कौन स्टेप का लिख सकते हैं, डेल्टा W AB प्लस डेल्टा W BC प्लस डेल्टा W CD प्लस डेल्टा W DA, डेल्टा W DA। क्या हमको एडियाबैटिक आइसोथर्मल सब प्रोसेस का वर्क डन मालूम है, तो लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर Q सप्लाइड जो, अच्छा ये वाला टेम्परेचर, यहाँ आइसोथर्मल है तो इसमें टेम्परेचर चेंज, तो ये वाला टेम्परेचर को हम लोग TH मान लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा
घटेगा। तो यहाँ उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा TL, ओके, लोअर टेम्परेचर। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक में फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो हो गया डेल्टा डब्ल्यू साइकिल। सप्लाई जो होगा हीट, इसमें तो सप्लाई होगा नहीं, एडियाबैटिक है, डेल्टा क्यू 0 होगा, इसमें भी डेल्टा क्यू। तो सप्लाई किस में होगा? सिर्फ ए से बी में, क्योंकि ए से बी में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव और डेल्टा यू 0, आइसोथर्मल होने की वजह से डेल्टा यू, तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन है तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो गया, डेल्टा यू 0, तो इसमें तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। तो हीट सप्लाई जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे? ए बी के कारण है ना, इनटू 100%, दैट इज योर एफिशिएंसी। इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर इंटू 100%। कैलकुलेशन पार्ट हम खा गए, गंदा सा है, बट ये रिजल्ट अगर तुम याद रखोगे तो बेहतर है, ठीक है, सुन लो, जरूरत नहीं है ज्यादातर लोगों को। अब हम लोगों को इसके बेसिस पे सेकंड लॉ का बात करना है, इसके बेसिस पे देखना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला स्टेटमेंट किसका है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, भिन्न भिन्न तरीके से बोला जाता है। पहला स्टेटमेंट है, लिखा गया होगा केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट हम क्यों तुमको साइकिल पढ़ाएं देखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम तुमको समझा ही नहीं पाएंगे अगर हीट इंजन नहीं पढ़ाएंगे। केल्विन प्लैंक क्या कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन आप नहीं बना सकते हैं जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और सिंक में रिलीज ना करे। माने अगर पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल विल बी 100%, क्योंकि W और Q दोनों, Q1 दोनों बराबर, Q2 तो 0 हो जाएगा, तो जो भी Q1 मिला वो W के बराबर हो गया, तो W बाई Q1 1 हो जाएगा, तो 100% एफिशिएंट हो जाएगा। 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी सिस्टम संभव नहीं। तो केल्विन का स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? इट इज impossible to design, it is impossible to design a machine or an engine, a machine or an engine which can convert 100% of absorbed heat from source into work, absorbed heat from source into work। क्या बोला कि सोर्स से 100 जूल हीट लिए और 100 का 100 जूल तुमको वर्क मिल जाए, ऐसा संभव। कौन बोला ये बात? किसका स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। जैसे मान लो एक कार्नोट साइकिल है, ठीक है सर, कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल में अगर हम 100% एफिशिएंसी लाना चाहें तो लोअर टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा हमको? 0। कार्नोट साइकिल में अगर हम लोग 100% एफिशिएंसी लाना चाहें तो ये क्या होना चाहिए? 0, तभी ना 100% होगा। TL/TS शुड बी 0। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये भी बोला कि कभी भी किसी भी इंजन या किसी भी मशीन के थ्रू तुम कौन सा टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकते हो? 0 केल्विन टेम्परेचर तक। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंच गए, मान लो 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंच गए, तो ये यहाँ पे सिंक को हम लोग 0 केल्विन पे रख देंगे, और जैसे ही सिंक को 0 केल्विन पे रखेंगे तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 100%। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में है? जो कि संभव नहीं है, 100% एफिशिएंसी संभव नहीं है। तो लोअर टेम्परेचर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन पहुंचाना संभव। तो ऑल्टरनेटिवली ये भी लिख दो यहां पर कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर इज अनअचीवेबल। 0 केल्विन टेम्परेचर इज अनअचीवेबल। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया? अरे हाँ है ना? पहला स्टेटमेंट क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट जो है
वो किसका है जी? साइंटिस्ट का नाम है क्लॉसियस शायद। बड़े गंदा गंदा नाम सब है, स्पेलिंग देख लो तो। यहाँ अंत में, बीच में। अरे बाप रे, तो क्या होगा? CLAU CLSS, ठीक है, ये ना। अरे वो छोड़ ना, एलियन फालतू। हाँ ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अच्छा ये क्या कहता है सुनना। अच्छा कभी कभी तुम ऐसा भी मशीन डिजाइन कर सकते हो जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट लेके जाए। जैसे हम लोग के घर में रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, वो सब क्या करता है, ये जो है लोअर टेम्परेचर पे है और ये हायर टेम्परेचर पे है। तो लोअर टेम्परेचर से कुछ हीट लिया और जाकर के हायर टेम्परेचर पे पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ेगा। जनरली जैसे एसी है, एसी क्या करता है, रूम ठंडा है 16 डिग्री सेल्सियस, उसी पे रखते हो तुम लोग, 16 पे है, बाहर में एनवायरनमेंट है 42 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, फिर भी ये लगातार 16 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट को भेजता है। नहीं, तुम्हारे बॉडी से जो भी हीट आता है उसको बार बार वापस भेजता है, कहाँ, एनवायरनमेंट में। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भेजता है हीट को, है ना, ये नेचुरली संभव। इसके लिए क्या करता है, वर्क करता है। इसके लिए क्या करता है, बाहर से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, खा करके ये कुछ काम करता है। काम करता है क्या, अपना इसमें बहुत सारा फ्लूइड होता है, कूलेंट बोलते हैं उसको, वो बार बार यहाँ से हीट को लेकर के बाहर एग्जॉस्ट पे पहुंचा देता है। तो तुम अगर लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर तक ले जाना चाहते हो तो उसके लिए तुमको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग Q2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस W, यस और नो। अब क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा कोई मशीन तुम बना ही नहीं सकते हो जिसमें बिना कार्य किए हुए, बिना मेहनत किए हुए इंजन जो है वो लो टेम्परेचर से हीट को उठाए और हाई टेम्परेचर पे पहुंचा दे। मतलब ऐसा एसी जो कि बिजली खा ही नहीं रहा हो, ऐसा संभव, ऐसा एसी बनाना संभव नहीं। मेरा बात समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट है किसका, क्लॉसियस। ये क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू design a machine which can extract heat from lower temperature माने sink to higher temperature without any help of any external work. Is that okay? बतिया समझ में आया? अरे हाँ ना। एसी और रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल यही होता है कि वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को फेंकता है, लेकिन उसके लिए उसके एवज में वो क्या करता है, कुछ काम करता है। ठीक है सर, तो ये पहला स्टेटमेंट है, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा इससे पहले हीट इंजन चिपका दे। अच्छा इसे एक और पहले ये, अच्छा लिख लो इसको, ठीक है। तो सब बेकार साइकिल भी लिख लो, कार नॉट, जो कार नहीं है। एक ये भी लिख लो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट लिख लियो, ये स्टेटमेंट भी लिख लो। देखो ऑल्दो एक चीज और बताना है, बता देते हैं, उसका फीलिंग हमको कभी नहीं आया है। इनफैक्ट हमको क्या, दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी नहीं आया, विजुअलाइजेशन भी डिफिकल्ट है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है,
तो यार हमको भी समझ में नहीं आता है कि एंट्रोपी क्या है। सच्चाई यही है कि बड़े बड़े लोग एंट्रोपी को प्रॉपरली समझा नहीं पाते हैं, हम भी समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, बेसिकली कहता है ये कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज एंट्रोपी। लिख लो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज एंट्रोपी। डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज एंट्रोपी। ज्यादा रैंडम अगर है तो एंट्रोपी ज्यादा है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है तो एंट्रोपी कम है। ठीक है, जैसे अभी क्लास में बच्चों का के सेंस में बोले तो एंट्रोपी कम है, और जैसे क्लास खत्म हो जाएगा तो रैंडम मूवमेंट होगा, है ना, और इतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है, खैर हमको एक बात बस बताना है कि एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज in a process is ds is equal to dq by t. s is entropy, s is entropy। या अगर डेल्टा एस पता करना है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो दैट इज 1/t dq, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dq, दैट इज योर चेंज इन एंट्रोपी। 2-3 प्रोसेस का चेंज इन एंट्रोपी तुमको जरूरत पड़ सकता है अगर कभी पूछेगा भी तो। पहला कि सो व्हाट इज डेल्टा एस, इंटीग्रेशन 1/t dq। व्हाट इज डेल्टा एस, इंटीग्रेशन 1/t dq इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1/t को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन डी क्यू बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई टी, है ना। अच्छा, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। अब प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज, तो एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई टी, डेल्टा डब्ल्यू बाई, आइसोथर्मल का डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई डिवाइडेड बाई टी। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस का एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या इसी को लिख सकते हैं एन आर एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में वी फाइनल बाई वी इनिशियल इज पी इनिशियल बाई पी फाइनल। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हमको इंटीग्रेशन में दिक्कत। एक बार और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग, अगर फेज चेंज हो रहा होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, है ना, तो डेल्टा एस जो होगा वो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी। अच्छा, फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू इंटीग्रेशन, दैट इज डेल्टा क्यू बाई टी। और फेज चेंज होने पे डेल्टा क्यू कितना होता है, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या जो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है मास इंटू लेटेंट हीट, है ना। तो हम लोग डेल्टा एस का वैल्यू क्या लिख देंगे, एम इंटू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई टी, टाइम बोल रहा है बे, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एम इज मास और एल इज लेटेंट हीट। जिस भी जो अगर फ्यूजन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ, इज दैट ओके, बात समझ में आया। और अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इफ टेम्परेचर इज बीइंग चेंज्ड, टेम्परेचर इज बीइंग चेंज्ड, तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा एम एस डी टी, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा एंट्रोपी चेंज लिखते थे, डेल्टा एस नहीं लिखते इसको, एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा ये
1/t dq, तो दैट इज ms dt बाई t, यस और नो। तो m इंटू एस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, कहाँ से कहाँ तक, t इनिशियल से t फाइनल, तो ये हो जाएगा ms ln t फाइनल माइनस ln t इनिशियल, तो इसको लिख सकते हैं ms ln t फाइनल बाई t इनिशियल। ये कब, जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बदल रहा हो, तो है ना। ओ, खत्म हो गया, यही पढ़ता ना, एक और लिख लो, 3-4 चीज का था। बाय बाय, ठीक है सर, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, बाय बाय।